डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक 2021 का पेपर यस एसएयू के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए शायद कोई नहीं है। ये पेपर मेरे स्टूडेंट्स की एक तरह से गिफ्ट है क्योंकि कई स्टूडेंट ने रिकॉल किया। इसकी पेपर कहीं ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है लेकिन कम से कम 10 स्टूडेंट ने रिकॉल किया और 40 क्वेश्चन, बाकी तो पैसेज टाइप के थे, उसमें से 30 क्वेश्चन लगभग उन्होंने रिकॉल कर लिया और उसको लेकर के मैं आज एनालाइज कर रहा हूं। सो थैंक्स टू ऑल दोज कम्युनिटी मेंबर पॉल साइंस हेल्प के जिन्होंने पिछले साल मुझे ये क्वेश्चन भेजे थे। इस बार भी मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं लेकिन मैं यूज कर रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट ने पिछले बार दिए थे। 2021 एसएयू 2022 के पेपर को 2022 के एग्जाम के हेल्प के लिए 2021 के पेपर को एनालाइज, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेवल जानने की कोशिश। सो लेट अस बिगिन। ये स्लाइड तो आपके लिए घिस पिट गया होगा। इसमें ये वाली कंफ्यूजन है, निगेटिव मार्किंग जो आपके एडमिट कार्ड में है उससे देखिए। इसमें जो सिलेबस है आपको पता होगा, पढ़ लीजिएगा। ये मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि अभी भी यदि आपने एसयू की गाइड नहीं ली है पॉल साइंस हेल्प तो आप एक बहुत बड़ा रिसोर्स मिस कर रहे हैं। ये आपके चांसेस को डेफिनेटली थोड़ा बढ़ा देता है क्योंकि उसमें इकट्ठे एक जगह वो सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो आपको एसयू एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। उसको इस साइट से आप नॉमिनल कॉस्ट पे खरीद सकते हैं, इमीडिएट डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई हार्ड बाउंड नहीं है, ई बुक है। आप डाउनलोड कीजिए और अभी तुरंत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। चूंकि ये रिकॉर्ड क्वेश्चन है, ये एक्चुअल पेपर नहीं है, तो कई जगह मैंने ऑप्शंस नहीं बनाए हैं क्योंकि वो बेकार है। कई जगह मैंने ऑप्शंस बनाए हैं आपके लिए, लेकिन और ये थोड़ा बहुत हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो इसेंस क्वेश्चन का है वो स्टूडेंट ने रिकॉल किया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो रिकॉल्ड क्वेश्चन है, एट विच प्लेस एग्रीमेंट वाज ब्रोकर्ड फॉर स्टेट बिल्डिंग इन अफगानिस्तान आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट तालिबान रेजिम। आपको पता है कि जो पहला जो तालिबान रेजिम था जो 90s से लेकर के और 2001 में खत्म हो गया था, अलकायदा ने जब अटैक किया था 9/11 में, उसके बाद अमेरिका ने एक बहुत स्विफ्ट वॉर में जो है तालिबान को हरा दिया था। तो वहां पे फिर से जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना यूएस के और नाटो के निर्देशन में हुई थी। उसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ था वो एक कॉन्फ्रेंस में हुआ था जर्मनी में। अब ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कॉन्फ्रेंस किस शहर में और कहां पे एग्रीमेंट हुआ था जिससे कि अफगानिस्तान में फिर से स्टेट बिल्डिंग की गई थी अंडर द न्यू रेजिम, मतलब डेमोक्रेटिक रेजिम सपोर्टेड बाय वेस्टर्न अलाइड पावर। तो ये चार ऑप्शन मैंने बनाया है लेकिन जो सही आंसर है वो बॉन जर्मनी है। अब इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। ये एग्रीमेंट के बारे में नेट पे भी जाके पढ़ लीजिए, इस बॉन कॉन्फ्रेंस के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो हो सकता है इस बार पूछ दे कि क्योंकि एक फिर से सेकेंड तालिबान रेजिम अभी आ गई है। और वो कैसे आई कि 2021 के 15 अगस्त के आसपास जो है अमेरिका और नाटो की सेना वहां से भाग गई और फिर से एक बार तालिबान ने अपने कंट्री पे ही फिर से एक बार कब्जा कर लिया। और वहां पे जो है इस्लामिक स्टेट जैसा जिसको एमिरेट बोलते हैं वो उन्होंने स्टैब्लिश किया है। अ, अब यहाँ जो है उसके पहले जो ये विथड्रॉल हुआ अमेरिका का, उसके पहले दोहा एग्रीमेंट हुआ था 2020 में। उसमें यूएसए और तालिबान के बीच में समझौता हुआ था कि हम अपनी जो है वहां की सेना हटा लेंगे लेकिन आप अपने जमीन का उपयोग हमारे यहाँ टेररिज्म के लिए नहीं करेंगे। ये दोहा एग्रीमेंट था, ये इस बार पूछा जा सकता है। व्हाट इज हर्मेनेटिक्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। हर्मेनेटिक्स जो है यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा हो टेक्सटुअल इंटरप्रिटेशन तो आपको बहुत बार ये वर्ड आया होगा। ये वर्ड जो है क्लासिकल टेक्स्ट, इवन बिब्लिकल टेक्स्ट जैसे मनु स्मृति, कोई रिलीजियस टेक्स्ट, इन सब का भी जो इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि वो टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि कहानी किताब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। वो ऑथर ने क्या सोच के लिखा है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसका क्या मायने थे, इन सब का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको हार्मेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब जो क्लासिकल टेक्स्ट है, इसमें प्लेटो का बुक भी आ सकता है, बाइबल भी आ सकता है, मनुस्मृति आ सकती है, रामायण महाभारत आ सकता है। उस टाइप के बुक का जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको बड़े विद्वान लोग करते हैं और कई तरीके से करते हैं। तो उसको कुरान का इंटरप्रिटेशन देखिए कितनी जगह है, तो उसको हर्मेनेटिक्स कहते हैं। सो इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिकल एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, रिलीजियस भी हो सकता है। ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज सेंसरी एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस, इसको क्या कहा जाता है? ये जो डॉक्ट्रिन है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंसेस समझ में आनी चाहिए बिटवीन रैशनलिज्म एंड इम्पेरिसिज्म। इम्पेरिसिज्म ये है जो ये कह रहा है नॉलेज हमें कहां से आता है, ज्ञान कहां से आता है। इसके दो एक डायकोटमी है, दो इस पे
थॉट है। एक है जो ये कहता है कि जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो इसी दुनिया में जो हमें एक्सपीरियंस होता है हमारे सेंस ऑर्गन से, देखने से, सूंघने से, छूने से, वही एक्सपीरियंस जो है उससे हमको नॉलेज होता है। और फिर मतलब एक तरह से हम उसको एक्सपीरियंस को लर्निंग से अपना नॉलेज को बनाते हैं। दूसरा कहता है कि नहीं, नॉलेज का सोर्स जो है एक्सपीरियंस से परे भी कुछ है, जो हम बिल्कुल जैसे कि तपस्या करें और हमारी आंखें खुल जाए, जैसे गौतम बुद्ध ने किया। ट्रांसडेंटल, जैसे कि मतलब जो पारलौकिक नॉलेज है, जो कई बार नॉलेज हम ले करके आते हैं, जो इस दुनिया से परे नॉलेज है, जो जो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की दुनिया है। तो वो नॉलेज का यदि सोर्स पारलौकिक यदि माना जाए, जैसे आप प्लाटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म देखिए, कुछ नॉलेज ऐसे हैं जो कि इंटेलिजिबल वर्ल्ड के हैं, जो नॉर्मल इस दुनिया के नहीं है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। तो उस टाइप का नॉलेज का सोर्स हो तो उसको रैशनलिज्म बोलते हैं। तो रैशनलिस्ट जो थिंकर होंगे, जैसे मान लीजिए प्लाटो हैं, उसमें रूसो को भी आप ले सकते हैं थोड़े बहुत, हेगल को ले सकते हैं रैशनलिज्म में, अ, कई और जैसे कि इमानुअल कांत को ले सकते हैं। तो रैशनलिस्ट थॉट वाले जो होंगे वो बड़े रोमांटिक काइंड ऑफ, मतलब क्योंकि वो ऐसी सोच रखेंगे जो इस दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे प्लाटो का आइडियल स्टेट या कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इमानुअल कांत का। तो रैशनलिस्ट वो होते हैं। और जो इम्पेरिसिस्ट होंगे वो इसी दुनिया के, जैसे डेविड ह्यूम सबसे बड़े इम्पेरिसिस्ट थे। तो वो एम्पिरिसिज्म मतलब कि साइंटिफिसिज्म की तरफ आ गई, जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में आया, फैक्ट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ना कि। और जो रैशनलिज्म है वो नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच ऑफ थ्योराइजेशन है। तो ये एक पूरी इस पे वीडियो बनाई जा सकती है। तो ये एम्पिरिसिज्म है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें जॉन लॉक कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है व्हाइट स्लेट होता है, टेबुला रासा, उस पे जो कुछ भी लिखा जाए वही एक्सपीरियंस, उसी से नॉलेज होती है। इसे एम्पिरिसिज्म है। व्हाट इज इन आईआर, व्हाट इज जीरो सम गेम? तो जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है समझिए। ये रियलिस्ट जो है वो टर्म है, रियलिस्ट थॉट है। उसमें ये माना जाता है कि जब इंटरनेशनल रिलेशन में दो स्टेट कॉपरेट करती है, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान मिल करके कॉपरेट कर रहे हैं किसी इशू पे, ट्रेड पे, तो उसमें रियलिस्ट डॉक्ट्रिन में माना जाता है कि यदि पाकिस्तान को गेन हो रहा है उस कॉपरेशन के प्रोजेक्ट से, तो इंडिया को नुकसान होगा। यदि इंडिया को गेन तो पाकिस्तान को नुकसान। मतलब कि दोनों विन विन नहीं हो सकता है, कोई जीतेगा कोई तो कोई हारेगा। जीरो सम गेम, जैसे लोग कहते हैं शेयर मार्केट एक जीरो सम गेम है, कोई यदि पैसे बना रहा है तो उसी टाइम में कोई पैसा लूज कर रहा है, नेट जो है जीरो सम गेम है। कई लोग लाइफ को जीरो सम गेम बोलते हैं, यू लूज सम यू गेन सम, अल्टीमेटली लाइफ अंत में कुछ आप लेके नहीं जाते, जीरो सम गेम है। सो जीरो सम गेम का मतलब आईआर में है कि दो स्टेट जब कॉपरेटिव वेंचर में आते हैं, कॉपरेट करते हैं, इन्वायरमेंटल हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो, तो उसमें रियलिज्म में माना जाता है कि यदि एक पक्ष जीत रहा है तो दूसरा पक्ष हार रहा है, वाइसा वर्सा। इसको आप रिलेटिव गेन भी कर सकते हो। तो जब कॉपरेटिव वेंचर में स्टेट इससे नहीं ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कि हमको एब्सोल्यूट गेन कितना हो रहा है, बल्कि इससे होते हैं कि रिलेटिव गेन हमें कितना हो रहा है। मतलब यदि उसको हमसे ज्यादा गेन हो रहा है तो ऐसा कॉपरेटिव वेंचर में हम नहीं पड़ेंगे, भले हमको बहुत गेन हो रहा हो। दिस इज जीरो सम गेम। थॉमस हॉब्स बिलोंग टू विच डॉक्ट्राइन आर आई आर? आपको पता होना चाहिए कि थॉमस हॉब्स जो है लिबरलिज्म के ग्रैंडफादर माने जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में जो है वो रियलिज्म के समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि रियलिज्म आईआर में जो है वो पावर पे बेस्ड है। मतलब बेसिक जो आइटम है जिस पे कि सारा आईआर बेस्ड है रियलिज्म के अनुसार, वो है पावर, 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 रिलेटिव पावर। और हॉब्स का जो पूरा जो थ्योरी है वो पावर पे बेस्ड है, कि मनुष्य जो है पावर के पीछे ही जो है पड़ा रहता है, पावर के थ्रू ही वो अपनी डिजायर को पूरा करना चाहता है, पावर एंड ग्लोरी। दूसरा, हॉब्स का जो नेचर ऑफ ह्यूमन है वो इतना निगेटिव है, और वही निगेटिव नेचर जो है वो मॉर्गनथाउ लेते हैं क्लासिकल रियलिज्म को डेवलप करने के लिए। जो नेशन स्टेट है उसका भी नेचर ह्यूमन के जैसा ही होता है, बुलिश होता है, वो इगोइस्ट होता है, वो किसी भी मौके पे कमजोर को दबाना चाहता है, वो एक्सपेंशनिस्ट होता है, वो हेजोमनी स्टैब्लिश करना चाहता है, अपने पावर को बढ़ा करके वो रौब जमाना चाहता है, लाइक दैट। तो ये हॉब्स जो है रियलिज्म के प्रोपोनेंट है आईआर में, और लिबरलिज्म के नॉर्मल पॉलिटिकल थ्योरी में। थाईलैंड ने टेस्ट किया कोविड वैक्सीन का किस एनिमल पे? अब ये सब जो है करंट इवेंट का क्वेश्चन होगा, उस समय में न्यूज में आई होगी कि थाईलैंड ने जो है अपना कोविड का जो
टेस्ट था पहले वो मंकी पे किया, क्योंकि शुरू शुरू में तो लोगों को काफी अप्रीहेंशन था कि इस वैक्सीन से क्या होगा, तो मंकी पे किया। तो अब ये सब करंट इवेंट क्वेश्चन है। इन साउथ एशिया विच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये एक करंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो चूंकि आपको एसएयू में साउथ एशिया या सार्क नेशन के बारे में पूछते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब मैंने अपने गाइड में डाल दिया है। तो इंडिया के पास जो है 40 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे कि कुतुब मीनार है या लाल किला है, इस टाइप के कई सारे हैं। और एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कौन ऐसा सार्क नेशन जिसके पास एक भी नहीं है? तो मालदीव में जो है एक भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है यूनेस्को का। ये हो सकता है इस बार पूछ दे। इन साउथ एशिया विच कंट्री, यहाँ कंट्री होना चाहिए, विच कंट्री हेल्ड कैबिनेट मीटिंग अंडर वाटर? तो ये आप गेस कर सकते हैं कि कौन करेगा। मालदीव करेगा, समुद्री नेशन है, एटोल है, मतलब उसकी थोड़ी सी जो है उठी हुई है, यदि क्लाइमेट चेंज होगा तो वो तो पूरा डूब भी सकता है। तो वो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के लिए उन्होंने 2009 में जो है, अब आप डिटेल देख सकते हैं, उन्होंने अंडर वाटर किया। आपको यहाँ एक बात बता दूं कि मालदीव में बहुत ज्यादा टूरिज्म अंडर वाटर को लेकर के होती है। तो वहाँ अंडर वाटर कोई बड़ी चीज नहीं है। वहाँ जो होटल अभी बनाए जा रहे हैं, टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, वो भी अंडर वाटर बनाए जा रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा कर रहे हैं, पूरा पूरा अंडर वाटर नहीं। इसके अलावा जो होटल के कमरे में भी आप देखेंगे तो आपको नीचे पूरा पानी दिखेगा और ऊपर में फर्श है, तो आपको लगेगा कि आप पानी पे तैरते हुए सो रहे हैं। तो इस टाइप के एक्सपीरियंस को वहाँ पे यूज किया था, और इसके चलते ही मालदीव का अभी जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ करके 8,000 यूएसडी हो गया है, जो इंडिया से 4 गुना है टूरिज्म के चलते, और फिशिंग थोड़ा सा। विच साउथ एशियन कंट्री बिकेम फर्स्ट कार्बन निगेटिव कंट्री? अब कार्बन निगेटिव पहले होता क्या है समझिए। कार्बन जो है इमिट होती है हमारे सांस से, पेड़ पौधे भी कार्बन इमिट करते हैं, फॉसिल फ्यूल के जलाने से, बहुत सारी चीजों से कार्बन जनरेट होती है, और वो जो है ग्रीन हाउस गैस है, और वो गर्मी पैदा करती, ग्लोबल वार्मिंग करती, क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन कार्बन जो है उसको हम अलग अलग तरीके से जो है उसको वातावरण में निकाल भी सकते हैं। जैसे कि पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है मिट्टी में चले आते हैं, समुद्र में उसको और मतलब कि अलग अलग कंपाउंड में उसको दफन किया जा सकता है, जिसको कार्बन सिक्वेटेरियन, देख लीजिएगा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, सिक्वेस्टेरियन बोलते हैं। तो वो किया जाता है, मतलब कार्बन को आप एक तरह से निचोड़ते हैं अपने कंट्री से या एनवायरनमेंट से। तो जब यदि जितना कार्बन एक इकोनॉमी निकाल रहा है उससे ज्यादा यदि वो बाहर निकाल रहा है तो कार्बन निगेटिव है, मतलब धीरे धीरे कार्बन फ्री कार्बन जो है, जो गैसियस कार्बन वो कम होता जाएगा, तो और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और ऐसा करने वाला कंट्री जो है दुनिया का एकमात्र कंट्री है, वो है भूटान। तो भूटान कई मानों में बहुत ही विशिष्ट कंट्री है। यहाँ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, यहाँ पे एक अजीब टाइप की सेकुलरिज्म है, जो कि रिलीजन के साथ सेकुलरिज्म है, एक बहुत नायाब सी चीज है। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी अपने आप में बहुत ही अच्छी है, तो उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है भूटान से। हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो ये किताब तो इंडिया में बहुत फेमस है, अरुंधति रॉय की। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड? तो ये जो बुक थी हैल्फर्ड मैकेंडर का, द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, बेसिकली इसमें ये था कि ज्योग्राफी कैसे पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में जो पॉलिटिक्स होती है उसको ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट करती है। उसमें मैकेंडर का ये डॉक्ट्राइन था कि जो ईस्टर्न यूरोप है, इतना विशाल लैंड है, यूरोप के पर्सपेक्टिव से यूरोसेंट्रिक था व्यू, यदि उसको जो काबू करेगा वो हार्ट लैंड है, और वही ग्रेट पावर बनेगा, जो रसिया जो है उसको। तो उस तरह से बाकी उसके चारों तरफ रिम लैंड है। तो हार्टलैंड और रिम लैंड का कॉन्सेप्ट जो है मैकेंडर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए सार्क ऑब्जर्वर नेशन? तो सार्क के जितने ऑब्जर्वर नेशन है, आप गाइड में पढ़ सकते हैं, कई जगह पढ़ सकते हैं, और उसमें जो है जो नहीं है वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, और भी कंट्री हैं। पुसान पोया इज एन एनुअल फेस्टिवल। अब तो ये इस बार मैंने इसलिए गाइड में सारे जो सार्क नेशन के फेस्टिवल भी दे दिए हैं। पुसान पोया जो है वो श्रीलंका का फेस्टिवल है। उस समय में माना जाता है कि बुद्धिज्म का यहाँ अराइवल हुआ था, और बुद्धिज्म जो वहाँ पे श्रीलंका में है, जो एक तरह से वहाँ का स्टेट रिलीजन भी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मैंने डिस्कस किया, आपको याद होगा, तो जान भी लीजिए, और जो जितने भी फेस्टिवल हैं सार्क नेशन के वो सब को भी थोड़ा बहुत जान लीजिए।
मर्केंटलिज्म स्टार्टेड इन विच कंटिनेंट। इससे पहले कि ये हम आंसर को डिस्कस करें कि किस कंटिनेंट में शुरू हुआ, ये जानने की चलिए जानते हैं कि मर्केंटलिज्म होता क्या है। मर्केंटलिज्म फॉरेन पॉलिसी, जब फॉरेन ट्रेड पे बेस्ड हो, जहां पे कि एक कंट्री जो है वो ट्रेड के थ्रू अमीर बनने की कोशिश कर रही है। तो कैसे बनेगी? अपने एक्सपोर्ट को सस्ता करे, पॉपुलर करे, रॉ मटेरियल खोजे, दूसरा का जो एक्सपोर्ट है उसको अपने यहाँ बैन करे, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी को हाई करे। तो ये जो नीति, नए नए जगह खोजे, उपनिवेश कॉलोनी, जहां पे कि रॉ मटेरियल सस्ता मिले, लेबर सस्ता मिले, बाजार बनाए उसको, जैसे कि इंग्लैंड ने किया कि यहाँ से रॉ कॉटन ले जाओ और फिर उसको लंका सायर के मिल में कपड़े बना के उसको इंडिया को ही फिर बेचो। तो इस टाइप की जो नीति है वो मर्केंटलिज्म थी। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय याद कीजिए कितना एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन होता था। तो वो जो यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप में, तो यूरोप में मर्केंटलिज्म की शुरुआत हुई। विच इज 15 नंबर क्वेश्चन पर रहा हूं, विच इज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आयरा। आयरा जो है आपको पता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, एक तरह से जो इंडियन ओशन को जो लोग घेरते हैं, कंट्री 23 कंट्री का एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि समुद्री रास्ते से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब पे जो है आपस में कोऑपरेट करने के लिए जो एक एसोसिएशन बनी है, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन उसको मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं, उसमें और 2-3 कंट्री आप देख सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका, इंडिया, मॉरिशस, मॉरिशस उसका मेन स्पॉन्सर था, और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7 में जो है, तो यहाँ मैंने 4 ही दिया है, उसमें सोमालिया नहीं है, तो बाकी इंडिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया है, तो सोमालिया उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसलिए पिछले बार क्या हुआ था कि मेरे स्टूडेंट काफी निराश हुए थे कि सर आपने तो इतना पढ़ाया, फिर गाइड भी दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उठपटांग थे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके लिए थे। और आप देखें तो इसमें काफी काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जनरल थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन बर्लिन ब्लॉकेड? अब आप देखिए ये सब जनरल मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बर्लिन ब्लॉकेड के बारे में यदि आपको पता है और आपको 4 ऑप्शन दिए तो आप चुन लेंगे। बर्लिन ब्लॉकेड क्या था कि इस सोवियत यूनियन ने उस समय में जो वेस्टर्न बर्लिन था वो चारों तरफ से ईस्ट बर्लिन से घिरा हुआ था, या ईस्टर्न ऑक्युपाइड। तो उसने रेल, रोड, कैनाल, सब एक्सेस को बंद कर दिया था वेस्टर्न बर्लिन का। तो किस तरह से वेस्टर्न पावर ने वहां पे अप्रोच किया, कैसे वहां सेना पहुंची या वहां राशन पहुंची, खाना पहुंचा? तो एयर से, और कोई रास्ता तो था नहीं। तो एयर प्लेन ने बता दिया कि आप ब्लॉकेड नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली, हम ऊपर से पहुंच जाएंगे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बर्लिन ब्लॉकेड में। व्हाट इज द नेम ऑफ कोरियन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? ये उस समय में न्यूज में था, ये जो है वर्ड भी बहुत फेमस हुआ था। इसको कोरियन वेव हैलो कहते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए। और इसका जो मायने होता है वहां का पॉपुलर कल्चर, आपको याद होगा गनगनम डांस जो था साउथ कोरिया का, कितना पॉपुलर हुआ था, वायरल हो गया था वीडियो। तो साउथ कोरिया की जो पॉप कल्चर है, इंटरटेनमेंट, म्यूजिक, टीवी, ड्रामा, मूवी, पैरासाइट को इंडिया में काफी लोगों ने देखा, तो वो जो पूरे मिला करके उसको कोरियन वेव या होलो हैलू कहते हैं। तो ये यही क्वेश्चन था, हैलू ऑप्शन में था। तो एक करंट इवेंट का क्वेश्चन समझ लीजिए। Which IR theory was influenced deeply by Hugo Grotius? Hugo Grotius डच इंटरनेशनल लॉ के फादर माने जाते हैं। इन्होंने जस्ट वॉर का भी थ्योरी दिया, काफी सारे इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में इनके मतलब एक तरह से पिलर हैं। और जो इंग्लिश स्कूल है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा आयर थ्योरी इन्फ्लुएंस हुआ था डीपली ह्यूगो ग्रोटियस का? सही आंसर था इंग्लिश स्कूल, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी इसकी स्कूल भी कहते हैं। उसमें जो मार्टिन वाइट थे, उन्होंने क्या किया कि ह्यूगो ग्रोटियस का रैशनलिज्म लिया, अभी मैंने आपको रैशनलिज्म बताया। रियलिज्म जो है हॉब्स का लिया, अभी हम लोग डिस्कस किया। और कांत का हम लोगों ने रिवोल्यूशनलिज्म उन्होंने लिया, और तीनों को मिक्स करके एक सिंथेटिक आयर थ्योरी जो है इंग्लिश स्कूल के अंदर बनाया। व्हाट वाज गुजराल डॉक्ट्रिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतने बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट पीजी एंट्रेंस टेस्ट में। बेसिकली इंदर कुमार गुजराल, जो कि 90 लेट 90s में 97 में बहुत थोड़े दिन के लिए
प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने पहली बार ये समझा कि हमारी प्रॉब्लम साउथ एशिया में है बिग ब्रदर की इमेज होने की, और सब हड़क जाते हैं। नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, छोटे छोटे कंट्री हैं, ये हमें देखते हैं तो हम जाइंट दिखते हैं और फिर वो चाइना की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें उनसे बराबरी नहीं करना चाहिए कॉपरेशन में या लेन देन में। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें वो दूंगा। रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए, नॉन रेसिप्रोकल हम मदद देंगे, हम आगे बढ़ के तुमको हम कुछ फैसिलिटी देंगे, तुमसे कोई आशा नहीं करेंगे। जैसे बड़ा भाई करता है, तब छोटा भाई जो है उसको बड़ा भाई मानता है। बड़ा भाई बोलेगा मैंने तुम्हें 1,000 रुपए दिए, तुम मुझे इसको सूद समेत लौटा देना, तो छोटा भाई कभी उसको अच्छा नहीं मानेगा, वो पड़ोसी के पाले में चला जाएगा। तो यही जो नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन टू द इमीडिएट नेबर्स इन साउथ एशिया, ये जो डॉक्ट्रिन थी जिसको कि सॉफ्ट नेवर बिग ब्रदर का इमेज को कम करना, डाइल्यूट करना, ये इंदर कुमार गुजराल का कंट्रीब्यूशन था इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इसका उल्टा यदि आप देखेंगे तो एक तरह का हेजोमेनिक पॉलिसी इंदिरा गांधी की थी कि साउथ एशिया में हमारा हेजोमनी है। जैसे चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी में मेरा हेजोमनी है, तो वहां पे कोई फॉरेन पावर यहां दखल ना दे, हम यहाँ के बिग ब्रदर हैं और उस ढंग से सबको जो है छोटे छोटे कंट्री को हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वो उसी टाइप का, जैसे नहीं होता है गब्बर सिंह को से आतंक से तुम्हें गब्बर सिंह ही बचा सकता है टाइप ऑफ, मतलब मैं लाइटर वेन में बोल रहा हूँ। Which was the second debate under the great debate in IR? तो ग्रेट डिबेट आईआर में 4 हुई थी। मतलब कि ग्रेट डिबेट मतलब जहां की बड़े मसले जो हैं सॉल्व किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। उसमें पहला था कि आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, जो इंटर वॉर पीरियड में हुआ था, जिसमें एक तरह से आइडियलिज्म हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 होने के चलते। फिर 1950s में बिहेवियरलिज्म वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म हुआ, जहां बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का दौर था, और ये जो है ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच को नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल डिबेट भी कह सकते हैं, ये 1950s 60s में हुआ। फिर नियो डिबेट हुआ, जिसको कि इंटर पैराडाइम डिबेट कहते हैं, जिसमें कि जो 3 फाउंडेशनल थ्योरी थे, लिबरलिज्म, रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, उस पर डिबेट हुआ, और नियो रियलिज्म नियो लिबरलिज्म के बीच का डिबेट हुआ। और फाइनली जो अभी भी चल रहा है, रैशनलिज्म वर्सेस रिफ्लेक्टिविज्म। रिफ्लेक्टिविज्म जो है क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ चली जाती है, रैशनलिज्म तो आप जानते हैं जो कि साइंटिफिक रीजन लॉजिक पे बेस्ड जो थ्योरी है। तो ये 4 डिबेट में से जो सेकंड है वो इसी तरह से दिया भी गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैंने गाइड में उसको डिटेल में दिया है। तो यहाँ सेकंड जो है बिहेवियरलिज्म वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म है। सेंट्रल आइडिया कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने हर जगह दिया हुआ है, बहुत सारे गाइड में, एसयू गाइड में भी दिया है। बेसिकली इसमें यह है कि जो जितने भी कोर एस्पेक्ट या थॉट है आईआर के, जैसे कि एनार्किज्म है, पावर पॉलिटिक्स है, बैलेंस ऑफ पावर है, इंस्टीट्यूशनलिज्म है, नेशनल इंटरेस्ट है, आइडेंटिटी है, ये सब कोई गिवन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब they get their form by ongoing processes of social practices and interaction। इसका एक एग्जांपल समझिए। अभी रसिया कहता है कि यदि नाटो जो है वो यूक्रेन तक आ जाएगा तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट इतना बाधित हो जाएगा कि हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा, मतलब हम हमारा खतरे में आ जाएगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, ये उन्होंने बनाया है। इसी तरह से रसिया की जो इमेज है या आइडेंटिटी है अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कि एक पुराना, मतलब सॉरी, एक पुअर कंट्री लेकिन एक सुपर पावर इस मायने में कि हर्टलैंड को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर आर्सेनल सबसे ज्यादा है और उसकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, जबकि है एक गरीब होता हुआ देश। तो लेकिन और बहुत एग्रेसिव है, अपने अभी भी अपने आसपास ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्री पे जो है वो धमकाते रहता है। तो इस टाइप की इमेज भी सोशल कंस्ट्रक्शन है, सब कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। तो ये जब जब आप नॉर्म, बिलीफ, सोशल कंस्ट्रक्शन उस पे चले जाते हो, आइडियोलॉजी, तो आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाते हो आईआर में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल टीनेट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या है? तो डब्ल्यूटीओ के दो लिखा था, 2 प्रिंसिपल टीनेट्स। तो जो पिलर है डब्ल्यूटीओ का, एक है कि रेसिप्रोसिटी, मतलब कि यदि एक कंट्री ने आपको कुछ टैरिफ लो किया तो आपको भी उतना ही टैरिफ लो करना है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल फायदा पहुंचे। दूसरा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। डब्ल्यूटीओ के यदि आप मेंबर हैं, आपको पाकिस्तान से मान लीजिए गेहूं आता है और आपको यूक्रेन से आता है, तो ये नहीं कहेंगे आपके यूक्रेन को तो हम जो है 10% टैक्स लगाएंगे, पाकिस्तान को 25% लगाएंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टीनेट, लेकिन ये मुझे 2 लगता है कि फ्री ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिया होगा। आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, ये दोनों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, जो 1944-45 में ब्रेटन वुड, न्यू हैम्पशायर एक शहर है अमेरिका में, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड शहर में, मतलब या ब्रेटन वुड मोहल्ले में, तो उसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। आईएमएफ का जो जन्म हुआ था, उसका पर्पस था उस समय में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, कि कन्वर्जन कैसे होगा। मान लीजिए हम गेहूं खरीदते हैं यूक्रेन से, तो यूक्रेन के करेंसी में कहाँ इंडिया पे कर पाएगा, तो डॉलर में पे करे, तो उसके लिए जो बना था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें कि $35 एक ऑन्स गोल्ड के बराबर होता था, उसको मैनेज करने के लिए आईएमएफ बनी थी। 1973 में ब्रेटन वुड जो है वो ढह गया, खत्म हो गया, लेकिन आईएमएफ का जो है वजूद बना रहा और उसने अपना कलेवर बदल लिया, ऑब्जेक्टिव बदल लिया। अब वो इंटरनेशनल जो मॉनिटरी सिस्टम है, या इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मसला होता है, या जैसे जिसको कहते हैं कि करंट अकाउंट का जो मामला होता है, जैसे कोई कंट्री किसी कंट्री से तेल खरीद रहा है, दूसरा कंट्री उससे गेहूं खरीद रहा है, दोनों के बीच में फॉरेन एक्सचेंज का ऑफ कोर्स डॉलर में आदान प्रदान होता है, तो उसको कैसे, उससे कोई क्राइसिस ना हो जाए, फिर जो है न्यू लिबरलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसको फैलाने में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो जितने भी कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्री, उसको कैसे वो मॉनिटरीली स्ट्रांग रहे, वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड के पैमाने पे इकोनॉमी में कैसे अपना वजूद रख सके, यदि उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको लोन देना फॉरेन एक्सचेंज में, ये सब काम जो है आईएमएफ ने वो ऊपर ले लिया। तो आप इसका देख सकते हैं मेरे गाइड में भी कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, आप आसानी से इसको ठीक मार सकते हैं। कॉमनलिटी बिटवीन एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जेएस मिल, इन तीनों में क्या कॉमन था, तो ये तीनों ने जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बुक लिखा था। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे बुक का लिस्ट दिया था, आई डोंट नो कहाँ वो चला गया है। ये तीनों की जो बुक है, जैसे एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, और रिकार्डो ने जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ऐसा लिखा था, और जेएस मिल ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा था। तो वो तीनों किताबों को आपको याद होना चाहिए, और तीनों ने जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे लिखा है। देखिए यहाँ सॉरी, यहाँ पे वो बुक छिपे हुए हैं, गलत जगह पे आ गया है, ये क्वेश्चन भी वहां आ गया है, क्या कॉमन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन डेविड रिकार्डो, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये तीनों में कॉमन है कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बुक लिखा है। हु कॉइन्ड द टर्म द ग्रेट गेम, इससे पहले जानिए ग्रेट गेम है क्या, ये पूछा जा सकता है। ये गेम जो है वो रसियन एम्पायर, जो उस समय जार वहां के राजा होते थे, और ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सबको काबू करती थी उस समय में, उसके बीच का टसल था, और अफगानिस्तान उसमें फुटबॉल बन गया था, क्योंकि अफगानिस्तान एक बफर जोन था बिटवीन रशियन एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। तो उसके बीच में जो टसल होता था ना, उसको ग्रेट गेम कहा गया, और इसको देने वाले कैप्टन आर्थर कोनली थे। ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, उसको नेट पे पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है यही है, मैंने अपने गाइड में भी दिया हुआ है। बोट पीपल किस कंट्री से रिलेटेड है, इससे पहले जान लीजिए बोट पीपल था क्या। वहां 1975 में साउथ वियतनाम जो है हार गया था नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट से, तो वहां पे लोग जो हैं, जो साउथ वियतनाम को सपोर्ट करते थे, वो सब बोट से जो है वो भागे थे कि हमको परसिक्यूट ना किया जाए। तो उसका फोटो भी आप देख सकते हैं, उनको बोट पीपल कहा गया था, वियतनाम। विच ऑफ दीज यूएन मिशन इज नॉट बेस्ड इन एशिया, ये सब बहुत आर्बिट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट। जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशंस हैं, उसमें बहुत सारे एशिया में और साउथ एशिया में, जैसे कि यूनामा जो है अफगानिस्तान की में है, वहाँ ट्रांजिशनल फोर्स है। ये ऑब्जर्वर मिलिट्री फोर्स है इंडिया और पाकिस्तान, आईपी मतलब इंडिया पाकिस्तान। ये कंबोडिया में जो है यूएन की ट्रांजिशनल पीस मिशन है, और ये जो है कहीं अफ्रीका में कहीं पे, इसलिए ये नहीं है एशिया में। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, आर्बिट क्वेश्चन है। निगेटिव पीस मींस, मतलब निगेटिव पीस का क्या मायने होता है। इससे पहले ये जानिए कि जोहान गाल्टुंग बारे में जानिए। उन्होंने पीस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया, उन्होंने एक बुक लिखी पीस बाय पीसफुल मीन्स, उसमें उन्होंने निगेटिव एंड पॉजिटिव पीस का कॉन्सेप्ट दिया। उनका ये कहना था कि निगेटिव पीस बहुत सिंपल सा मामला है, वो होता है एब्सेंस ऑफ वायलेंस। यदि जैसे अभी देखिए तालिबान जो सेकेंड टाइम आया है, तो उसमें निगेटिव पीस जो है बहुत सिंपल है, अभी वहां वायलेंस नहीं हो रही, तो निगेटिव पीस है। लेकिन उनका कहना था गाल्टुंग का कि ये कोई पॉजिटिव पीस नहीं है। पॉजिटिव पीस तब होती है जब समाज में स्ट्रक्चरल जो है वो पीस हो, मतलब जेंडर जस्टिस हो, जो दबे कुचले लोग हैं उनको एक्सेस मिले, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, चाहे बच्चे हैं बूढ़े हैं, उनको
जीवन जीने के लिए जो है इक्वलिटी मिले, अमीरी गरीबी के बीच में जो है भेद ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, मतलब जो समाज में से कास्ट वार नहीं हो, रिलीजियस जो है वो कम्युनलिज्म नहीं हो, लोग हार्मनी के साथ मिलकर रहें, तो वो पॉजिटिव पीस है। पॉजिटिव पीस स्ट्रक्चरल होती है। समाज के जो स्ट्रक्चर हैं यदि वो पीस, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, टॉलरेंस के तरफ है तो पॉजिटिव पीस है। और सिंपली केवल मार काट नहीं है, केवल बंदूक के बल पे, तो वो निगेटिव पीस है। तो एब्सेंस ऑफ वायलेंस। विच इथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान सीक देयर डिसेंडेंट फ्रॉम चंगेज खान, मतलब कि कौन मंगोल जाति से आते हैं, कौन से इथनिक ट्राइब अफगानिस्तान में, तो वो जो है हजारा है। ये सब बहुत ही करंट इवेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि हजारा वहाँ माइनॉरिटी हैं और वो अपने को मंगोल से जोड़ते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 30 क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात थी कि 40 में से करीब 30 क्वेश्चन रिकॉल कर लिया मेरे स्टूडेंट्स ने, और उसके चलते आपको एक आइडिया मिला होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे तो आप मत डरिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि आप ठंडे दिमाग से करेंगे तो 30 में कम से कम आप 20 से 22 बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि 10-15 तो बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन है, बाकी अरबिट है, लेकिन कॉमन सेंस से कूल दिमाग रख के कर सकते हैं, और इसमें कट ऑफ लो गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आने पे कट ऑफ लो जाते हैं। एक बात और आप याद रखिए कि चूंकि सार्क जो है अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है, और ये पहले सार्क के बारे में काफी पूछते थे, तो अब इनको प्रॉब्लम आता है, इसलिए ये उठपटांग पूछते हैं कि पुसान पोया कहाँ का फेस्टिवल है, करंट इवेंट ज्यादा हो गया है। तो आपका इसमें क्या है कि आईआर के बारे में तो पूरा जानिए, बुक्स जानिए, थ्योरी जानिए, काफी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो साउथ एशिया के बारे में बहुत कुछ जान लीजिए, जितने उसके कंट्री के हैं। लेकिन इन जनरल एशिया, जैसे अभी क्वाड की बैठक हो रही है, आईपीईएफ लॉन्च हो रहा है, तो उस टाइप के अफगानिस्तान में जो हुआ उस पर तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मिडिल ईस्ट में जो चीजें हो रही हैं, जो एग्रीमेंट हो रहा है, नई डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो एशिया में क्या हो रहा है पिछले 6 महीने में, उसको बहुत गौर से देखिए, चाहे वो पैंडेमिक में हो, मतलब वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का हो, चाहे कोई न्यू मतलब वहाँ इलेक्शन हुई हो, जैसे कि फिलीपींस में जो है वो फर्डिनांड मार्कस का बेटा सेलेक्ट हो गया, तो उस टाइप के जो न्यूज हैं वो सारे न्यूज को देखिए। साउथ कोरिया में न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इस तरह के जितने अभी हो रहे हैं, नई किताबें यदि कोई लिखी गई हो, कोई अवार्ड हुआ हो, कोई ऑस्कर में गया हो, किसी को नोबेल मिला हो साउथ एशिया में, इस टाइप की चीजों को एकदम मत छोड़िए, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप केवल एसयू नहीं दे रहे हैं और भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके सीयूईटी दे रहे हैं पीजी का, या डीयूईटी दे रहे हैं, या अदर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैं हैप्पी हूं कि एक बहुत अच्छा एक ग्रुप बना है, एक मेंबरशिप ग्रुप है। ऑफ कोर्स वो पेड है, वहां पे हजारों क्वेश्चन जो है वो मॉक टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। अभी तक करीब 500 क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी मेंबर्स जो हैं वो खेल चुके हैं। उस पे सैटरडे संडे को मैं लाइव आ करके उस पे उसका एनालिसिस करता हूं, और एक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मिल करके मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल पे भेजें, और इस तरह से आप मुझसे जो है, आपको आगे उस पे मेल पे बताया जाएगा, इस तरह से आप मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपके जवाब देने का। एक और मेरे पास में मेमोरी बेस्ड है 2020 का, ऑफ कोर्स वो भी मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट ने किसी थर्ड सोर्स से भेजा है, उसको कल हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही एसओयू की इस सीरीज को हम लोग क्लोज करेंगे। सो गुड विशेस, मिलते हैं कल फिर, बाय।